झूठ को छुपाने के लिए आवरण डालने पड़ते हैं, झूठ को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो जरूर कोई ऐसा बड़ा झूठ है जो हमारे देश में घटित हुआ है और इस देश के लोगों से छुपाया गया है 52 साल के लिए। और उस दिशा में हम लोगों ने उस दिन से कोशिश शुरू की है कि पता तो करें कि वो झूठ क्या है। तो पूरी बात तो अभी पता नहीं चल रही है, क्योंकि वहां भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी आसानी से चीजें मिलती नहीं, लंदन में भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, आसानी से चीजें मिलती नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिला है। जो मिला है उसी को आपसे कहने वाला हूं। हो सकता है इस बात के लिए मुझे किसी दिन जेल हो जाए, क्योंकि 99 तक वो टॉप सीक्रेट है और कानून है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत ये सारी बातें सीक्रेट हैं। और मेरे जैसा आदमी अगर उसको ओपन कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, और वो दुष्परिणाम यही है कि जेल होती है। अंग्रेजी की किसी भी डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए, जिनको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए था इन सब चीजों का, वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारी चिट्ठी पढ़ के हमको पता चला है कि ऐसी बात है। अब क्या करूं, उस दिन मैं सिर पीटूं अपना, क्या करूं? अंग्रेजों की चलाई हुई शिक्षण पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेजों की चलाई हुई न्याय पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेजों की चलाई हुई शासन पद्धति को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। अंग्रेजों की चलाई हुई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को गांधी जी अंग्रेजियत मानते थे। तो वो कहा करते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे और स्वराज्य आ जाएगा तो हिंदुस्तान में ये कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी जो अंग्रेजों ने चलाई है, और आजादी के बाद हम इस देश में एक स्वदेशी की व्यवस्था चलाएंगे। गांधी जी के राम राज्य के सपने में सबसे मूल बात यही थी। और उन्होंने एक बार और कह दिया था एक और दूसरे पत्रकार के जवाब में कि ये राम राज्य कैसा होगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे राम राज्य की कल्पना है जिसमें 11 व्रत देश की नीतियों के रूप में चलाए जाएंगे। तो वो 11 व्रत कौन से हैं जो उन्होंने दिए इस देश के लिए? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, और ऐसे ऐसे 11 व्रत हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण व्रत है स्वदेशी, और वो कहते थे कि स्वदेशी के बिना राम राज्य हो नहीं सकता। ऐसी ही कल्पना गांधी जी जैसे बहुत सारे दूसरे नेताओं की भी थी। जैसे कभी कभी मैं एक दूसरा उदाहरण और देता हूं कि श्री सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी और उसका ऑफिस हिंदुस्तान में नहीं था, हिंदुस्तान के बाहर था, और वो एक अपने तरीके से क्रांतिकारी तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनका भी एक बहुत ऐतिहासिक भाषण रेडियो पर टेलीकास्ट हुआ था जो उन्होंने रंगून से दिया था। उस भाषण में उन्होंने भी यही कहा था, माने गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के रास्ते से आजादी लाने की कोशिश कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस वो सारे तरीके अपनाना चाहते थे जिससे अंग्रेजों को मारकर भगाया जा सके। फौज भी बनानी है, आक्रमण भी करना है, मार भी देना है अंग्रेजों को, कोई सिपाही मिल जाएगा तो उसको नमस्ते नहीं कर लेना है। तो दो अलग अलग एक्सट्रीम के नेता थे इस देश में। एक बाजू में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे और ये सब थे, और दूसरे बाजू में महात्मा गांधी और ऐसे तमाम दूसरे लोग भी थे। लेकिन सपनों में कोई अंतर नहीं था। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि जो सपना महात्मा गांधी का था हिंदुस्तान के बारे में, वही सपना सुभाष चंद्र बोस का भी था। और वो भी यही कहा करते थे कि जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तो इस हिंदुस्तान में हमारा सब कुछ जो है हिंदुस्तानी तरीके से चलेगा। अंग्रेजों के तरीके से हम कुछ भी नहीं चलाने वाले इस देश में। अंग्रेजों की कोई भी नीति इस देश में नहीं चलेगी। तो उनके सपने, गांधी के सपने, हिंदुस्तान के उन करोड़ों क्रांतिकारियों के सपने जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, वो कमोवेश एक जैसे थे।
1-2 डिग्री का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं था उन सपनों में। मुझे जो दर्द है वो इस बात का है कि आज आजादी के 50 साल में उन सपनों का क्या हुआ इस देश में। कौन सा ऐसा ग्रहण लग गया इस देश पर कि ऐसा अच्छा देश जिसके बारे में सारी दुनिया में कहा जाता था कि जगत गुरु है, वो देश आज गड्ढे में गिरने की तैयारी पर है। क्या हो गया है ऐसा? कौन सी प्रॉब्लम है? मैं कभी कभी बुजुर्गों से बात करता हूं सीखने के लिए। मेरे घर में मेरी एक दादी मां है जो आजादी की लड़ाई में शामिल थी, 1942 की लड़ाई में शामिल थी। शायद उसी के संस्कार मुझे मिले हैं। तो कभी कभी मैं जब उसके पास जाता हूं, उससे बातें करता हूं, तो पूछता हूं कि आप लोगों ने जब अपनी जान को हथेली पर लेकर 42 की लड़त में घर छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होने का संकल्प लिया था, तो कौन सा सपना था आपके मन का? तो वो कहती है कि सपने तो हमारे बहुत ऊंचे थे। तो मैं उससे पूछता हूं कि तुमने तो सीधे देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। उन सपनों के बारे में आपको क्या लगता है? तो वो कहती है कि अब मुझे शर्म आती है कि हमने ऐसे देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी है। इससे ज्यादा अफसोस का कोई दूसरा वक्तव्य हो नहीं सकता एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी महिला का जो खुद शामिल थी 42 की लड़ाई में। ऐसे और भी बुजुर्गों से मैं मिलता हूं, सब लोग एक ही बात कहते हैं। कभी कभी तो एक्सट्रीम का जवाब मुझे मिलता। मैं तो पूरे देश में घूमता हूं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी पूछता हूं, तो अक्सर बुजुर्ग लोगों की प्रतिक्रियाएं जो मुझे मिलती हैं तो यहां तक मिलती हैं कि राजीव, अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था। ये भी लोग कह देते हैं मुझको कई बार। तो मैं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपके मन की गुलामी अभी तक गई नहीं है? जो आप कहते हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज से ज्यादा अच्छा था, तो वो कहते हैं कि ये मन की गुलामी नहीं है, ये हम अपने दर्द से कह रहे हैं, खुशी से नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजों का राज्य आज के राज्य से ज्यादा अच्छा था। और अक्सर मैं पूछता हूं कि उदाहरण के लिए बताइए कौन सी ऐसी चीज थी, तो कहते हैं कम से कम सुरक्षा तो थी, कम से कम हमारे मन के संकल्प तो थे, कम से कम इतने मानसिक रूप से तो गुलाम नहीं हुए थे जो आज हैं। तो ऐसे जवाब अक्सर सारे देश में सुनने को मुझे मिलते हैं। तो दुख और बढ़ जाता है कि क्या सपने देखे थे इस देश के लिए। कभी कभी मेरे मन में ऐसे कल्पनाएं अजीबोगरीब आती रहती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, मान लीजिए वो सारे के सारे क्रांतिकारी जो कुर्बान हो गए इस देश की आजादी के लिए, स्वर्ग से कभी कल्पना करिए वापस आ जाएं इस जमीन पर और देखें इस देश को, कि देखें हमारे हिंदुस्तान को जिसको हम आजाद करवा के लाए थे और सौंप कर आए थे, उस देश का क्या हाल है। अगर मान लीजिए वो बाय द वे आ जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था हो, प्रभु की कृपा हो जाए, तो मैं आपसे बहुत दर्द से कह रहा हूं कि वो आज के हिंदुस्तान को देखकर शायद आत्महत्या करना पसंद करेंगे। ऐसा देश है जिसमें हम रह रहे हैं। ये कैसे हो गया है? हुआ है तो कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी, कहीं कोई चूक हुई होगी। कई बार क्या होता है कि जब खुशी बहुत ज्यादा होती है ना, तो अपनी गलतियां पता नहीं लगती। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा 1947 में, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा थी सरकार बनाने की और सत्ता हासिल करने की, तो उसमें क्या क्या गलतियां हुई वो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। और आज ये लगता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया गया होता तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती जो आज हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। क्या दुर्दशा है इस देश की। मेरे मन में जो दर्द है उसमें एक सबसे बड़ा दर्द ये है कि इस देश से अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई इस देश से। और अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में अंग्रेजियत और गहरी होती चली गई है। माने जितनी अंग्रेजियत इस देश में आजादी के पहले नहीं थी, उससे कई गुना ज्यादा अंग्रेजियत इस समय देश में हर तरफ दिखाई देती है, जीवन के हर क्षेत्र में। वो चाहे राजनीति हो,
वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, वो चाहे समाज की व्यवस्थाएं हो, वो चाहे हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हो, हर जगह वो अंग्रेजियत के दर्शन मुझे होते हैं, जिस अंग्रेजियत को भगाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां कर दी अपने जीवन की। वो अंग्रेजियत क्या है उसको समझना चाहिए। और गलती क्या हुई है? गलती हुई है, गांधी जी ने जो देखा था उसके ठीक उल्टा हुआ है। गांधी ने तो देखा था कि अंग्रेज चाहें तो रहें, अंग्रेजियत चली जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अंग्रेजों को भेज दिया गया और अंग्रेजियत को इस देश में बाकायदा रखा गया। और ना सिर्फ रखा गया, इस पे ताली बजाने की बात नहीं है, यह दुख की बात है जो मैं कह रहा हूं। और आप लोग इतना तो समझिए कि कब ताली बजानी चाहिए, कब नहीं बजानी चाहिए। तो दुख जो है वो ये है कि अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत तो गहरी होती चली जा रही है लगातार इस देश में। और इसलिए मैं कहता हूं कि क्या कोई आजादी आ गई है इस देश में? जिस अंग्रेजियत से आजाद होने की हमारी कल्पना थी, हमारे संकल्प थे, उस अंग्रेजियत से कहीं हम आजाद दिखाई देते हैं? उदाहरण के लिए, अंग्रेजों के जमाने में इस देश में मानसिक गुलामी मानी जाती थी कि ज्यादा थी। और वो मानसिक गुलामी में क्या होता था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की सरकार इतने अत्याचार करती थी, इतना लोगों के ऊपर दुष्कर्म करती थी, इतना लोगों को प्रताड़ित करती थी, फिर भी अंग्रेजी सरकार के जो बड़े अधिकारी थे उनका हिंदुस्तान में स्वागत होता था। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि सन 1911 में अंग्रेजों का राजा आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। अंग्रेजी में उसको जॉर्ज फिफ्थ भी कहते हैं। तो जॉर्ज पंचम आया था इस देश में। हिंदुस्तानियों में क्रांतिकारियों का एक समूह था जो मानता था कि जॉर्ज पंचम को इस देश में नहीं आना चाहिए, तो वो समूह उसका विरोध करता था। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे लोगों का भी एक समूह था जो जॉर्ज पंचम का स्वागत करता था। तो जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह कौन सा था? जॉर्ज पंचम का स्वागत करने वाला समूह था जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई ना कोई मुनाफा मिलता था, जिनको अंग्रेजों की सरकार से कोई ना कोई सुविधा मिलती थी, जो अंग्रेजों की सरकार के पोषित किए गए तंत्र से अपने आप को जोड़कर रखते थे। तो ऐसा एक वर्ग था इस देश में, या हम उसको बहुत ब्लंट भाषा में कहें तो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था इस देश में। साइकोफेंट्स थे कुछ अंग्रेजों के। तो जो अंग्रेजों का चाटुकार वर्ग था वो अंग्रेजों के स्वागत में लगा रहता था, अंग्रेजों के गुणगान में लगा रहता था। यह अक्सर होता था। तो 1911 के साल में जब जॉर्ज पंचम आया इस देश में, तो जो लोग अंग्रेजों के साइकोफेंट माने जाते थे, चाटुकार माने जाते थे, उन लोगों ने जॉर्ज पंचम का खूब जबरदस्त तरीके से स्वागत किया था। उस समय मैं आपको याद दिलाऊं, श्री स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि काश ये देश आजाद होता तो हमको ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्दिन क्या था कि जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तानी लोग ही खड़े हुए हैं। इसको तिलक जी दुर्दिन मानते थे कि ये दुर्दिन तो ना देखना पड़ता अगर हम आजाद होते तो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने कही, ये कोई छोटी बात नहीं थी कि काश हम आजाद होते तो ये दुर्दिन तो ना देखना पड़ता जो हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का स्वागत किया जा रहा है, और उसका स्वागत किया जा रहा है जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, जो हमको मारता है, जो हमको पीटता है, जो हमको लूटता है। ऐसे राजा का स्वागत होना चाहिए या बहिष्कार होना चाहिए? तो उनके ग्रुप की तरफ से उन्होंने कोशिश की थी और बहिष्कार का कॉल दिया था कि जॉर्ज पंचम का हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन चूंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की व्यवस्था थी इस देश में, तो अंग्रेजों का शासन और अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण देश के लोग मजबूर थे कि सरकार अंग्रेजों की है, तो अंग्रेजों की सरकार है तो वो जो फैसला करेगी वो मानना पड़ेगा देश के लोगों को। तो अंग्रेजों की सरकार ने यह फैसला कर लिया था कि जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में स्वागत होना चाहिए। तो मजबूरी थी देश के लोगों की, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो वो मजबूरी मुझे समझ में आती है कि 1911 के साल में चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान में आना
एक बड़ी दुर्घटना थी, और तिलक साहब के शब्दों में कि यह दुर्दिन न देखना पड़ता अगर हम आजाद होते। ये बात एक बाजू में थोड़ी देर को रख दें, फिर हम कल्पना करें कि अभी इस साल आजादी के 50वें साल में अक्टूबर के महीने में 12 तारीख को जब ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान में आई, तो क्या सिर पीटे अपना हम? क्योंकि अभी तो यह बात समझ में नहीं आती। हम तो 1911 में गुलाम थे, हम तो मजबूर थे, तो चूंकि 1911 में हम गुलाम थे, मजबूर थे, इसलिए जॉर्ज पंचम का स्वागत करना हमारी मजबूरी थी। अब 1997 में हम आजाद हैं, हिंदुस्तान आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा है, 50 साल हो गए हैं, गुलामी जा चुकी है, यहां से अंग्रेज जा चुके हैं, तो आजादी के 50 साल में रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने की कौन सी मजबूरी है हमारी? कौन सी मजबूरी है? ये समझ में नहीं आता मुझको। और ये मजबूरी किसी एक दो संस्था की तरफ से दिखाई गई होती, किसी व्यक्तिगत स्तर पर किसी ने दिखाई होती तो समझ में आता है, लेकिन ये मजबूरी सरकार ने दिखाई हमारी, और उसको हम कहते हैं कि ये हिंदुस्तानी सरकार है, भारत की सरकार है। तो भारत की सरकार की वो कौन सी मजबूरी है कि आजाद 50 साल के बाद भी हमें ब्रिटेन की रानी का वैसे ही स्वागत करना पड़ता है जैसे हम गुलामी के दिनों में किया करते थे? ये कौन सी मजबूरी है? और अगर कोई मजबूरी है तो उसे समझना चाहिए हमको, क्योंकि यह मजबूरी कोई भारत सरकार की नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की मजबूरी है। जब जॉर्ज पंचम आया था 1911 में, तो उसका 21 तोपों से स्वागत किया गया था, क्योंकि हम गुलाम थे। अब आजादी के 50 साल में जब रानी एलिजाबेथ आई, तो उसका भी 21 तोपों से स्वागत किया गया, क्योंकि हम आजाद हैं। यह तर्क कुछ समझ में आता? जब जॉर्ज पंचम आया था इस देश में, तो उसके पास ना तो वीजा था ना पासपोर्ट था। क्यों नहीं था वीजा और पासपोर्ट? क्योंकि जॉर्ज पंचम राजा था इंग्लैंड का और हम थे गुलाम इंग्लैंड के, तो उसको हिंदुस्तान में आने के लिए ना तो वीजा की जरूरत थी ना पासपोर्ट की जरूरत थी। तो यह बात 1911 में समझ में आती है। लेकिन आज 1997 में जब महारानी आई इस देश में, तो उसके पास भी वीजा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था। तो यह मजबूरी अब क्या है? उस समय की मजबूरी तो हमको समझ में आती है कि हम गुलाम हैं इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड का राजा हमारा राजा है, तो उसको लाने के लिए हिंदुस्तान में ना तो वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है। तो 1997 के साल में तो हम आजाद हैं और आजादी के 50 साल पूरे कर चुके हैं। तो अब ये कौन सी मजबूरी है कि रानी एलिजाबेथ को भी हिंदुस्तान में बुलाया गया बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के? अब क्या मजबूरी है? और मजबूरी इससे भी ऊपर चली गई। कम से कम 1911 में जो मजबूरी नहीं थी, वो इस साल हमने देखी कि 1911 के साल में कम से कम ये दुर्घटना नहीं हुई थी कि किंग जॉर्ज का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के किसी बड़े से बड़े नेता का अपमान किया गया हो। यह कम से कम नहीं हुआ था 1911 के साल में, लेकिन यह इस साल हो गया। क्या हो गया कि रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का अपमान किया गया। और क्या अपमान किया गया? रानी एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए भारत सरकार ने एक निमंत्रण पत्र छपवाया, इनविटेशन कार्ड। तो उस निमंत्रण पत्र में क्या हुआ कि रानी एलिजाबेथ का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे था। नियम हमारे देश में क्या है? नियम हमारे देश में यह है कि कोई भी बाहर का अतिथि आए, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, हमारे देश में हमारा राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। यह नियम है, संविधान में है। राष्ट्रपति से ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे बाहर का कितने ही बड़े से बड़ा राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए। तो अगर यह नियम है, तो हिंदुस्तान में वो कौन सी मजबूरी हुई जिससे रानी का नाम ऊपर गया और राष्ट्रपति का नाम नीचे गया? यह बात हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि थोड़ा अभी संवेदना जिंदा है मन में। और उसी दिन लगा जिस दिन वो निमंत्रण कार्ड मेरे हाथ में आया कि ये कोई बहुत बड़ा अपमान हुआ है इस देश का।
राष्ट्रपति का अपमान ही नहीं है, सारे देश का अपमान है ये। तो भारत की सरकार पूरे देश का अपमान कैसे कर सकती है, ये मजबूरी समझ में आनी चाहिए। तो उस मजबूरी को समझने के लिए हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पत्रकारों को कहा कि देखिए, ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है आजादी के 50 साल में कि जब सरकार ने खुद राष्ट्रपति का अपमान किया है, और राष्ट्रपति का अपमान माने भारतीय संविधान का अपमान किया है, क्योंकि राष्ट्रपति और संविधान दो अलग चीजें नहीं हैं इस देश में। संविधान की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा माना जाता है। तो ना सिर्फ यह राष्ट्रपति का अपमान हुआ है, बल्कि संविधान का अपमान हुआ है। और सिर्फ संविधान ही क्यों, पूरे राष्ट्र का अपमान हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है नियम और कानून के अनुसार। तो वह चूंकि राष्ट्र प्रमुख है तो उसका नाम हमेशा ऊपर जाना चाहिए। बाहर का कोई भी अतिथि आएगा उसका नाम उसके नीचे हो सकता है, ऊपर तो नहीं हो सकता। तो यह मजबूरी कैसे हो गई? जब इस बात पर पत्रकारों से बातचीत की तो कई पत्रकारों को लगा कि आपकी बात बहुत गंभीर है। तो जिनको लगा कि यह बात बहुत गंभीर है, उन्होंने इस बात को फ्रंट पेज पर छापा, और जैसे ही दिल्ली के अखबारों में यह बात फ्रंट पेज पर छपी, हंगामा मचा फिर। और हंगामा जब मचा तो एक पत्रकार ने मुझसे कहा था कि राजीव भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलती से ऐसा हो गया हो? तो मैंने सहज रूप से कह दिया कि हो सकता है गलती। प्रेस में यह निमंत्रण पत्र छपा हो, वहां के सब लोग पढ़े लिखे ही हों, अंग्रेजी अगर नहीं जानते होंगे तो नाम ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत स्वाभाविक है ये, तो जरूरी नहीं है। मैंने मान लिया, एक पत्रकार ने मुझे कहा सहज रूप से, मैंने भी मान लिया सहज रूप से कि ऐसा हो गया होगा। लेकिन शाम को भारत सरकार के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान दिया, और वो बयान क्या दिया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र में ऊपर खूब समझ बूझकर छापा गया है। तो इसके कुछ गहरे अर्थ हैं। जब सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट आ गया कि ब्रिटेन की रानी का नाम निमंत्रण पत्र पर ऊपर बहुत समझ बूझकर छापा गया है और यह अखबार में छप गया, तब मुझे लगा कि जरूर कोई सीरियस बात है। तो मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वो वकील है, मैंने उससे कहा कि भाई तुमको क्या लगता है, भारत सरकार ने ये जो कह दिया है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी है क्या? तो उसने मुझे कहा कि हो सकता है इसकी लीगल वैलिडिटी हो सकता है इसकी कोई लीगल वैलिडिटी हो, ये उसने कहा मुझसे। तो मैंने कहा कि इस बात को अगर पता करना हो कि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है तो क्या करना चाहिए? तो उसने ये कहा मुझसे कि तुमको कोशिश करके देखना चाहिए कि 1947 के साल में जो कुछ हुआ है वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो मैंने खुद उससे पूछा कि तुमको कुछ मालूम है ऐसी गड़बड़ के बारे में? तो उसने कहा मुझे एक बात तो मालूम है कि हिंदुस्तान की आजादी ऐसे ही नहीं आई है, हिंदुस्तान की आजादी बाकायदा एक कानून पारित करके आई है, उसको इतना तो मालूम था। और उसने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पारित किया गया था तब उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी आई है, ये उसने मुझसे कहा। तो उसने कहा हो सकता है इस बात की लीगल वैलिडिटी उस एक्ट में कहीं तुमको मिले। तो मैंने कहा मुझे वो देखना है, कैसे पता चलेगा? उसने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने कहा कहीं मिलेगा? तो उसने कहा कोशिश करो, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं, कहीं मिल जाएगा। कोशिश करो, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है वहां मिल जाएगा। कोशिश हमने की लेकिन नहीं मिल पाया। तो फिर क्या किया हम लोगों ने, लंदन में हमारे कुछ दोस्त हैं उनकी मदद ली और उनसे कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स की बड़ी लाइब्रेरी है लंदन में पार्लियामेंट की, उसमें शायद ये पड़ा होगा, आप जरा उसकी फोटोकॉपी करा के हमको भेज दीजिए। तो वो आ गया वहां से, और वहां से जब आया तो सबसे पहले मैंने उस कानून को पढ़ना शुरू किया। जिस दिन मेरे हाथ में वो ड्राफ्ट आया उसी दिन मैंने सब काम छोड़कर उसको पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने उस कानून का प्रस्तावना पढ़ा, प्रिएम्बल पढ़ा, उसी दिन मेरे दिल में एक खटका हो गया। प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है आफ्टर 15th अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान
will be two dominion states। माने 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उसकी प्रस्तावना में। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे तो भारत की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है फिर? क्योंकि डोमिनियन स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। अंग्रेजी की किसी भी डिक्शनरी में आप डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ढूंढिए तो आपको एक ही मतलब मिलेगा। डोमिनियन स्टेट्स का माने होता है एक सुपर स्टेट के सबसर्बिएंट एक छोटा स्टेट, माने एक बड़े राज्य के अधीन एक छोटा राज्य। तो अगर 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी हैसियत एक डोमिनियन स्टेट्स की है तो इंडिपेंडेंस कहां आई है? और हम और पाकिस्तान अगर डोमिनियन स्टेट्स बने हैं तो किसके बने हैं? यूनाइटेड किंगडम के, माने ब्रिटेन के। तो हमारी आजादी की बात कोई कहता है अगर अब मुझको, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे तमाचा मार रहा है। और उस दिन से मैंने ये सोचना शुरू किया है गंभीरता से कि मुझे 15 अगस्त और 26 जनवरी के फंक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम तो डोमिनियन स्टेट्स हैं। हम तो आज भी उनके सबसर्बिएंट एक छोटे से राज्य हैं। और वो कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो ये तो सिर्फ प्रस्तावना की बात मैं कह रहा हूं। उस कानून में बहुत सारी दूसरी डिटेल बातें हैं। और वो डिटेल बातें क्या है? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी है कहीं तो वो इसी कानून में है। और उस कानून को पूरा पढ़ने के बाद मुझे पहली बार पता चला, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आपसे, कि मुझे पहली बार पता चला कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने बाकायदा कानून बनाकर किया है। माने अब तक तो मैं ये मानता था कि जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा होगा और अंग्रेजों ने पाकिस्तान दे दिया होगा। मेरे मन में यही कल्पना थी और शायद बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं। इतिहास में भी कुछ इसी तरह की बातें हमको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला वो कानून पढ़ने के बाद कि ऐसे ही नहीं हुआ है। बाकायदा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए कानून पारित किया गया है। और वो कानून पारित किया गया है ब्रिटेन की संसद में। और कानून पारित हुआ है 4 जुलाई 1947 को। तो 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ है। कानून का टाइटल है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन उस कानून के आधार पर हम बने हैं डोमिनियन स्टेट। तो वो इंडिपेंडेंस एक्ट कहां है? वो तो हमको डोमिनियन स्टेट्स बनाने वाला एक कानून है। और हमको ये बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। और उसी दिन मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न आया कि अगर हम डोमिनियन स्टेट्स हैं तो 50 साल से हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? तो मैंने एक दूसरी बेवकूफी की एक्सरसाइज की, उसको मैं बेवकूफी कहता हूं। क्या किया मैंने? हिंदुस्तान के कुछ बड़े बड़े नेताओं को चिट्ठियां लिखी और उसकी फोटोकॉपी उसके साथ भेजी। और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे रिएक्शन भेजे। कैसे रिएक्शन भेजे? हमको पहली बार पता चला है कि भारत का ये कानून की स्थिति के बारे में ये हैसियत है। माने जो बैठे हैं वहां पार्लियामेंट, जिनसे सारे देश को दिशा मिलनी चाहिए थी इसके बारे में, वो खुद कह रहे हैं कि हमको पहली बार पता चल रहा है। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पिछले कई सालों से मौन है इस बात पर। क्यों नहीं इस देश में ये एक राजनीतिक बहस का सवाल बना कि हम अंग्रेजों के डोमिनियन स्टेट्स क्यों बने? क्यों नहीं बना ये सवाल पिछले 50 साल की आजादी में? तो उसका एक ही जवाब है कि शायद इस देश के राजनीतिज्ञों को ना देश की चिंता है ना समाज की। वो अपनी मौज मस्ती के लिए शायद वहां जाके बैठते हैं। अदरवाइज किसी के दिल में दर्द होता तो ये एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न बन जाना चाहिए था। और मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठते हैं उनमें से किसी को मालूम ही नहीं होगा। ये मैं मानने को तैयार।
हो सकता है मेजॉरिटी लोगों को नहीं मालूम हो, लेकिन किसी को भी नहीं मालूम होगा, यह मैं मानने को तैयार नहीं। और अगर ऐसी स्थिति यह है कि किसी को भी नहीं मालूम, तब तो हमको गंभीरता से सोचना चाहिए कि कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम हम चला रहे हैं। और जिन लोगों को हम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चलाने के लिए भेज रहे हैं, उनके बारे में हमको गंभीरता से सोच लेना चाहिए। फिर तो अगर किसी को भी नहीं मालूम है ये, तो मैं मानता हूं कि किसी को तो मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम होगा, 2, 5 होंगे, 10 होंगे, लेकिन जिनको भी मालूम है उन्होंने इसको डिबेट का मुद्दा क्यों नहीं बनाया। और आजादी के 50 साल में आप ध्यान करिए, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था, स्पेशल सेशन बुलाया गया था पार्लियामेंट का। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन हुई थी और ऐतिहासिक रात को उसी समय हुई थी, 12 बजे, 14 अगस्त की रात को इस साल 12 बजे वैसे ही सेशन किया था जैसे कभी हुआ होगा। उस समय यह बात उठनी चाहिए थी, क्यों नहीं उठी? फिर क्यों नहीं किसी के मन में दर्द है इस बात को लेकर कि हम डोमिनियन स्टेट्स हैं अभी भी, और अगर हम उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम के, तो बात समझ में आती है कि फिर ब्रिटेन की महारानी हमारी भी महारानी है। और इसलिए यह भी सवाल समझ में आता है कि तब ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर ही जाएगा, हमारे राष्ट्रपति का नाम उसके नीचे ही होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेशन हम हैं कहां, हम तो डोमिनियन स्टेट्स। और जिस दिन मुझे यह पता चला, उस दिन से हम लोगों की अंदर की परेशानी बहुत बढ़ गई है। और इससे भी ज्यादा दुख एक और बात का पता चला कि कुछ ऐसे भी नियम हैं जो इस देश में चलते हैं। जिस दिन यह पता चला, उसी के बाद एक दूसरी बात और पता चली कि मान लीजिए कभी इस देश में कोई ऐसी क्राइसिस की स्थिति पैदा हो जाए, जिस क्राइसिस की स्थिति में हमारे पास संविधान में कोई प्रोविजन ना हो, हमारे पास कोई कानून ना हो उस स्थिति को सुधारने के लिए। कोई मान लीजिए स्थिति पैदा हो जाए XYZ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश ट्रेडिशन। माने अगर हमारे देश में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, तो हमको ब्रिटेन की परंपराओं का ही पालन करना पड़ेगा। यह भी बात है हमारे। तो कैसे मान लें कि हम आजाद हो गए? और मैं मानता हूं कि जरूर 50 साल की स्थिति में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब हमारे देश में उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई प्रोविजन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, या नियम नहीं होगा, तो शायद ब्रिटेन की परंपराओं के आधार पर ही उनके फैसले किए गए होंगे। क्योंकि अब हमें मालूम पड़ा है तो हमने खोजना शुरू किया है। हो सकता है हमको ऐसे कुछ उदाहरण भी मिल जाएं आने वाले समय में। इसलिए हम लोगों के दिल में दर्द है कि एक बाजू में हम कहें कि आजादी के 50 साल और दूसरे बाजू में देखें कि देश की हालत क्या है। हम तो उनके आज भी डोमिनियन स्टेट्स हैं। और उसी के बाद फिर कुछ बातें और पता चली हमको, कुछ बातें और पता चली जिनमें एक सबसे सीरियस बात है कि हिंदुस्तान की जो आजादी आई है वो आजादी नहीं आई है, बाकायदा ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए एग्रीमेंट हुआ है। अब इस बात को समझिए, आजादी लेने के लिए कभी कोई समझौता नहीं होता। और मैं मानता नहीं कि आजादी कोई ऐसी चीज है जिसके लिए समझौता हो सकता है। या तो हम पूरी तरह से गुलाम होंगे या पूरी तरह से आजाद होंगे। आजादी लेने देने के लिए समझौते नहीं होते, सत्ता के लिए हो सकते हैं समझौते। आजादी एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में कोई समझौता नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो जब यह पता चला कि हमको तो आजादी देने के लिए बाकायदा समझौता हुआ है, तब तो दिल और बैठ गया हमारा। क्यों समझौता क्या देखना चाहिए, पता करना चाहिए। तो वो समझौता भी यहां नहीं है, वो लंदन में पड़ा हुआ है। और वो समझौता लंदन में पड़ा हुआ है इस शर्त के साथ कि वो 52 साल के लिए टॉप सीक्रेट है, 52 इयर्स के लिए। तो 52 साल कब पूरे होंगे? 99 में पूरे होंगे। तो 99 तक आप उसको ओपन नहीं कर सकते। तो मेरे मन में शक हुआ है उसी दिन से कि देश की आजादी के लिए कोई समझौता हो और उसको 52 साल के लिए सीक्रेट घोषित किया जाए, तो उसमें कोई जरूर ऐसी बात है जो देश के लोगों से छुपाई गई है। अन्यथा उस समझौते को छुपाने की जरूरत क्या है?
और मैं तो भारतीय दर्शन में विश्वास करने वाला आदमी हूं, छुपाना उसी को पड़ता है जिसमें कोई गड़बड़ी होती है। सत्य को छुपाने की कभी कोई जरूरत नहीं होती। सत्य तो अपने आप खुलता है। झूठ को छुपाने के लिए आवरण डालने पड़ते हैं, झूठ को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जरूर कोई ऐसा बड़ा झूठ है जो हमारे देश में घटित हुआ है और इस देश के लोगों से छुपाया गया है 52 साल के लिए। और उस दिशा में हम लोगों ने उस दिन से कोशिश शुरू की है कि पता तो करें कि वो झूठ क्या है। तो पूरी बात तो अभी पता नहीं चल रही है, क्योंकि वहां भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी आसानी से चीजें मिलती नहीं है। लंदन में भी हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, आसानी से चीजें मिलती नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मिला है। जो मिला है उसी को आपसे कहने वाला हूं। हो सकता है इस बात के लिए मुझे किसी दिन जेल हो जाए, क्योंकि 99 तक वो टॉप सीक्रेट है और कानून है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत ये सारी बातें सीक्रेट हैं। और मेरा जैसा आदमी अगर उसको ओपन कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, और वो दुष्परिणाम यही है कि जेल होती है। ऑफिशियल सीक्रेसी को तोड़ने वाले आदमी को जेल होती है। तो हो सकता है ये हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को यह बात पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है। तो आज की समस्याओं के बारे में हम कुछ बात समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्या है। क्या समझौता हुआ है? एक गंभीर समझौता हुआ ये कि जब अंग्रेज चले जाएंगे यहां से तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाएगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी अंग्रेजों के पास 125 और कंपनियां थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलाकर 126 कंपनियां थीं उस समय। 126 कंपनियां थीं ब्रिटेन की हिंदुस्तान में 1947 के साल तक। तो समझौता यह हुआ है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो ले जाएंगे, लेकिन बाकी 125 ब्रिटेन की कंपनियों को यहीं छोड़कर जाएंगे। यह समझौता है। तब सोचिए कि आपकी आर्थिक आजादी का मतलब क्या है। जिस देश की पूरी लड़ाई इसी बात पर लड़ी गई हो कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, तो उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, सभी विदेशी कंपनियों के माल का बहिष्कार था इस देश में। और लोकमान्य तिलक ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था और एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, और यह भी कहा था कि यह संपूर्ण स्वराज्य तभी आएगा जब देश में स्वदेशी आएगा। और एक दिन यहां तक कह दिया था उन्होंने कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर स्वदेशी नहीं होगा तो स्वराज्य नहीं आ सकता, और स्वराज्य भी चाहिए तो संपूर्ण चाहिए मुझको। तो उस संपूर्ण स्वराज्य की कल्पना का क्या हुआ कि जब 125 अंग्रेजों की कंपनियां इस देश में छोड़ दी गई और एक कंपनी को ले गए सिर्फ यहां से। क्यों छोड़ दी उन्होंने? उसका बहुत सीधा सा जवाब है जो समझ में आता है कि अंग्रेजों को लूट का माल मिलता था। उनकी जो कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा करती थी वो मुनाफा कमा के ले जाती थी, तो वो मुनाफा उनको मिलता था, और वो मुनाफा बंद हो जाए ये उनको मंजूर नहीं था। तो बहाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो वापस ले गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा था। उस जमाने में बाकी ब्रिटेन की कंपनियों के बारे में इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया के बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन था वो सारे देश के लिए न्यूक्लियस बना था। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ले गए, लेकिन 125 कंपनियों को यहीं छोड़कर गए। गलती तो यहीं हो गई हमसे कि उन विदेशी लुटेरों को पूरी तरह से भगा देने की जरूरत थी, तो उनमें से सिर्फ एक कंपनी को भगाया, इस कंपनियों को इसी देश में रखा गया। और वो 125 कंपनियां ही आज बढ़कर 4000 हो गई हैं। माने हमारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, 1947 के उस समझौते। अगर ये ना होता, ये गलती ना होती कि 125 कंपनियों को रखेंगे और एक को भगा देंगे, तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं कि देश में 4000 परदेशी कंपनियां हैं।